हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी यानी सेक्शन 1 कर रहे हैं और सेक्शन 1 में हमने प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टॉपिक शुरू किया था। कल हम लोगों ने पद सोपान, आदेश की एकता और नियंत्रण विस्तार टॉपिक किया था। उसको करने के पीछे जो वजह था, 40वां में आया एक क्वेश्चन। 40वां में एक क्वेश्चन आया था जिसमें इस टॉपिक को 4 भागों में बांटकर पूछा गया था। एक पार्ट में था पद सोपान का अवधारणा लिखना था और पद सोपान की प्रासंगिकता लिखना था। दूसरा लिखना था संगठन का पिरामिडीय आकृति होने के कारण। तो जैसा कि आप जानते हो कि संगठन को मुख्यतः 3 घटक जो है वह पिरामिडीय आकृति प्रदान करते हैं। उसमें आदेश की एकता, पद सोपान और सत्ता और उत्तरदायित्व है। ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आया था नियंत्रण विस्तार द्वारा संगठन के आकार को प्रभावित करने का तरीका। तो उसमें आप बतलाएंगे कि नियंत्रण विस्तार कैसे कम और बेसी करके हम संगठन में उसके आकार को प्रभावित कर सकते हैं। नियंत्रण विस्तार कम कर देंगे तो संगठन ऐसे हो जाएगा, नियंत्रण विस्तार ज्यादा कर देंगे तो संगठन ऐसे हो जाएगा। फिर क्वेश्चन आया था संगठन के आकार को फ्लैटन यानी ऐसा करने का तरीका, यानी नियंत्रण विस्तार को हम बढ़ा देंगे तो संगठन का आकार फ्लैटन हो जाएगा। और आज देख रहे हो आईटी के आगमन से, मैनेजमेंट के नए नए टेक्निकों के आगमन से संगठन का आकार कैसा होता जा रहा है, फ्लैटन होता जा रहा है। तो इसे 4 उसको एड्रेस करके हमने किया था। आज हम लोग टॉपिक टेकअप कर रहे हैं। ये टॉपिक 48वां यूपीएससी में 48वां यूपीएससी में क्वेश्चन आया था। यह देखता हूं मैं कब आया था। यस, 48वां 52वां क्वेश्चन आया था, तो उसी को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन ये था कि सत्ता और उत्तरदायित्व, समन्वय और नियंत्रण विस्तार के अवधारणाओं का विवेचना करें। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए बड़ा कि 3 टॉपिक है और तीनों को लिखना बहुत कम शब्दों में मुश्किल वाला काम है। लेकिन क्वेश्चन आया तो स्टूडेंट करेंगे ही करेंगे। तो अब नियंत्रण विस्तार तो मैंने करा दिया, समन्वय आज मैं देखूंगा और फिर सत्ता और उत्तरदायित्व करूंगा। तो यह टॉपिक कर लूंगा तो आपके पास 2 क्वेश्चन है जिसको आप टेकअप करने की स्थिति में हो जाएंगे। कल जो संगठन के पिरामिडीय आकृति होने का जो कारण था, उसमें एक कारण तो मैंने बतलाया था पद सोपान का सिद्धांत, दूसरा बतलाया था आदेश की एकता और तीसरा क्या होता है, सत्ता और उत्तरदायित्व का सिद्धांत। यानी सत्ता और उत्तरदायित्व को सर्वांगक्षम होना चाहिए। यदि आप किसी को सत्ता देते हैं तो उसी मात्रा में उत्तरदायित्व दीजिए, और आप किसी को उत्तरदायित्व देते हैं तो उसी मात्रा में सत्ता दीजिए। सो दिस इज बेसिक पॉइंट। क्लियर है। तो आज हम लोग अभी देखते हैं समन्वय का सिद्धांत। समन्वय का सिद्धांत जो है, समझ रहे हैं, ये हम लोग इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन। अगर हम 21वीं सदी की बात करें, समझ रहे 21वीं सदी में यदि कोई प्रशासन का विज्ञान होता हो और प्रशासन के विज्ञान के कुछ सिद्धांत या सार्वभौमिक घटक होते हो, तो उनमें सबसे इम्पोर्टेंट समन्वय का सिद्धांत है। क्यों? क्योंकि समन्वय जैसे जैसे लाइफ डिफिकल्ट होता जा रहा है, जैसे जैसे एडमिनिस्ट्रेशन कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, विशाल होता जा रहा है, वैसे वैसे कोऑर्डिनेशन का आवश्यकता, कोऑर्डिनेशन का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। तो आप कह सकते हो समन्वय का सिद्धांत 21वीं सदी के लोक प्रशासन के विज्ञान का महत्वपूर्ण घटक है, जिसका महत्व उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है कि नहीं। यह जो है प्रशासन का एक अपरिहार्य तत्व है, अनिवार्य तत्व है। आप डे टू डे लाइफ में भी देखो, सब कुछ है, अगर कोऑर्डिनेशन नहीं तो बेकार है। सामान्य खाना के लिए बहुत सारे सामग्री इस्तेमाल किया, लेकिन उनके बीच तालमेल नहीं है तो बेकार है। उसी प्रकार आप देखते हो जो खेल के मैदान में सभी प्लेयर खेले अच्छा, लेकिन तालमेल नहीं तो बेकार है। होता है कि नहीं होता है। जो म्यूजिक और कोलाहल में डिफरेंस क्या होता है, तारतम्यता से बचता है, कोऑर्डिनेशन से बचता है, तो वह संगीत है, अदरवाइज कोलाहल। तो ये डिफरेंस होता है। तो समन्वय बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे मुने क्या कहते हैं, मुने कहते हैं ये संगठन का पहला सिद्धांत है और संगठन के जितने दूसरे सिद्धांत है इसी में समाहित है। और ये सब क्या होते हैं
इन्हीं मतलब इसी के माध्यम मतलब सब में समन्वय आवश्यक है। कल मैंने आपको डायग्राम बतलाया था, जैसे आपको मैंने बतलाया था, चाहे आदेश की एकता हो, चाहे नियंत्रण विस्तार हो, चाहे आप सत्ता उत्तरदायित्व ले, चाहे केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण ले, सब में समन्वय समाहित है। मतलब आदेश की एकता भी समन्वय के लिए करते हैं, तो पद सोपान भी समन्वय के लिए करते हैं, तो सत्ता उत्तरदायित्व पर भी बात समन्वय के लिए ही किया जाता है। तो समन्वय सर्व विद्यमान है। तो मोने क्या कहते हैं कि संगठन का पहला सिद्धांत क्या है? समन्वय है, और बाकी सिद्धांत उसी में समाहित है। समझ रहे? और सब समन्वय सब समन्वय की दिशा में ही वर्कआउट करते हैं। समझ रहे? समन्वय के बारे में न्यूमैन का भी कुछ नजरिया है। वे कहते हैं कि समन्वय एक अलग क्रिया नहीं है, बल्कि एक दशा है जो प्रशासन के सभी चरणों में समाहित है कि नहीं? मतलब आप किसी भी परिप्रेक्ष्य में चले जाए, चाहे सेना के संदर्भ में देखा जाए, नागरिक प्रशासन के संदर्भ में देखा जाए, विकसित देश के संदर्भ में देखा जाए, विकासशील देश के संदर्भ में देखा जाए, लोक प्रशासन में देखा जाए, निजी प्रशासन में देखा जाए, सरकारी व्यवस्था में देखा जाए, घरेलू व्यवस्था में देखा जाए, हर जगह कोऑर्डिनेशन क्या है? इम्पोर्टेंट और अपरिहार्य है, आवश्यक और अपरिहार्य होता है कि नहीं होता है? जनरली आप देखोगे कि समन्वय और सहयोग एक जैसा लगता है, होता है कि नहीं? समन्वय और सहयोग क्या होता है? समन्वय और सहयोग एक जैसा लगते हैं, लेकिन समन्वय और सहयोग में फर्क होता है। प्रत्येक समन्वय सहयोग होता है, लेकिन प्रत्येक सहयोग समन्वय नहीं होता। टेरी ने इसको बहुत बेहतर ढंग से एक्सप्लेन किया है एक बच्चे के उदाहरण से। सपोज कि ये एक परिवार है जिसमें 3 जन है, माता, पिता और बच्चा। बच्चे को नेक्स्ट डे दूसरे सर एग्जाम देने जाना है। समझ रहे हैं? बच्चा रात में खा पी कर जब बिस्तर पर सोने जाता है तो उसे पता है कि सवेरे उसे ट्रेन पकड़नी है, इसलिए सवेरे दिक्कत ना हो, इसलिए वह घड़ी के अलार्म को आधा घंटा पहले कर लेता ताकि आराम से जाग जाए और ट्रेन पकड़ के चला जाए। फिर उसके बाद उनके पिताश्री आते हैं, उन्हें भी पता है कि बच्चा जा रहा है और सवेरे अफरा तफरी ना हो, इसलिए उन्होंने घड़ी के अलार्म को पुनः आधा घंटा पीछे कर दिया और सो गए। अंत में उनकी माताश्री आई, उनको भी पता है कि बच्चा को सवेरे एग्जाम देने जाना है, और उन्होंने घड़ी के अलार्म को पुनः आधा घंटा पीछे कर दिया, सो गई। जो बच्चा मतलब आधा घंटा पहले जगना था, जैसे सबके सहयोग से क्या हुआ, 1.5 घंटा पहले जग गया, 1 घंटे का बहुमूल्य नींद उसका आराम हो गया। यहाँ पर गलत भावना किसी का नहीं था कि सभी ने अच्छे व्यवहार, अच्छे सोच कर ही किया था, लेकिन वांछित परिणाम क्यों नहीं आया? तो वांछित परिणाम इसलिए नहीं आया कि सहयोग के साथ क्या था, समकालिकता नहीं था। तो सहयोग और समकालिकता को जोड़ देंगे ना, तब कोऑर्डिनेशन बनेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रत्येक समन्वय सहयोग हुआ, लेकिन प्रत्येक सहयोग समन्वय नहीं होगा। क्लियर है? देरी मतलब वही सहयोग जिसमें समकालिकता। अब समकालिकता का अंग्रेजी में क्या कहेंगे? सिंक्रनाइजेशन। कई दफा आप देखते हो, जैसे अभी मान लिया ईद, जैसे देखते होगे कि होली ले लो या फिर छठ ले लो। छठ एक ऐसा पर्व होता है जिसमें कुछ ऐसे चीजें होती है जो बड़ा दुर्लभ टाइप का होता है, जैसे अगस्त का फूल, जो उसका बचका वगैरह बनता है, पकौड़ा बनता है। तो अगस्त का फूल बड़ा इम्पोर्टेंट होता है और बड़ा कॉमन, मुश्किल से मिलता है, बहुत महंगा ही बिकता है। सबको पता है कि अगस्त के फूल लेना है, और अगर तालमेल ना रहे तो क्या होगा? माता जी भी खरीद ली, पिताजी भी खरीद ली, बड़ी दीदी भी ने ले लिया, बड़े भैया ने भी ले लिया। तो जो 100 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम अगस्त के फूल की जरूरत थी, नतीजा 1 केजी आ गया। कोई गलत सोच से तो नहीं लाया था, सबका व्यवस्था तो ठीक ही था, लेकिन वांछित परिणाम क्यों नहीं आया? क्योंकि वांछित परिणाम इसलिए नहीं आया क्योंकि उनमें समकालिकता का, तालमेल का अभाव था। क्लियर? समन्वय संगठन में बड़ा इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। समझ, इसको विभिन्न विचारकों ने अलग अलग शब्दों में परिभाषित किया। जैसा कि आपको हमने बतलाया कि जैसे समन्वय पर, समन्वय ही नहीं मतलब किसी भी टॉपिक इसमें जो प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में आता हो तो उसका डेफिनेशन 1-2 आपको रट लेना चाहिए, और सब डेफिनेशन एक ही रट लेना चाहिए ताकि एग्जाम में अगर इस टॉपिक पर क्वेश्चन आ जाए तो फिर आप इसको लिख सके। तो मैं यहाँ पर 2 डेफिनेशन बतला सकता हूँ। चार्ल्स वर्थ का ले लो, चार्ल्स
वर्थ का डिफिनेशन ले सकते हो। फिर दूसरा आप टेरी का डिफिनेशन ले सकते हो। सब डिफिनेशन जो है वर्चुअली लगभग बराबर ही है। कोऑर्डिनेशन का डिफिनेशन में कोई खास अंतर नहीं मिलेगा। जैसा कि चार्ल्स वर्थ क्या कहते हैं, समन्वय किसी उपक्रम के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संपूर्णता में व्यवस्थित विविध भागों के एकीकरण को कहा जाता है। विभिन्न भागों के एकीकरण को क्या कहा जाता है, समन्वय कहा जाता है, जो किसी संपूर्णता में किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए संलग्न होता है। ठीक है, फिर से मैं बोल दूं, जो डेफिनेशन चार्ल्स वर्थ का है, समन्वय किसी उपक्रम के उद्देश्य के प्राप्ति के लिए संपूर्णता में व्यवस्थित विभिन्न भागों के एकीकरण को कहा जाता है। उसी प्रकार अगर आप टेरी का डेफिनेशन लिया जाए तो समन्वय विभिन्न भाग, विभिन्न गतिविधियों और विभिन्न क्रियाकलापों के बीच समायोजन को कहा जाता है, जिससे कि प्रत्येक संपूर्णता में अपना अधिकतम योगदान दे सके। समझ रहे? तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक घटक अपना अपने हिस्से का काम कर सके। इस समझ बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि नहीं? तो समन्वय का मतलब समझ में आया आपको कि समन्वय एक प्रशासन में महत्वपूर्ण प्रक्रिया हुआ, एक महत्वपूर्ण घटक हुआ, जिसमें विभिन्न क्रियाकलाप, विभिन्न घटक, विभिन्न व्यक्ति जो लोग प्रयास कर रहे हैं, उन सब के प्रयासों को कुछ इस तरह सुनिश्चित करना है ताकि जो वांछित लक्ष्य की प्राप्ति के दिशा में प्रयास हो रहे उसमें योगदान मिल सके, उसमें सहयोग मिल सके, उनके साथ उनको जोड़ा जा सके। समझ रहे? तो ये समन्वय का डेफिनेशन हुआ। तो आप एक दो डेफिनेशन अपने लेवल पर भी इस किताब, कहीं भी कोई भी किताब से लेकर इसको आप रट सकते हो। दो डेफिनेशन ठीक है, ज्यादा नहीं, दो डेफिनेशन तो पढ़ना ही चाहिए। क्लियर है? तो विभिन्न घटकों के बीच, विभिन्न भागों के बीच तालमेल स्थापित करना, जिससे कि प्रत्येक अपने हिस्से का अधिकतम योगदान दे सके, इसको हम लोग क्या कहते हैं, समन्वय कहते हैं। और समन्वय संगठन का पहला सिद्धांत हुआ। बाकी सिद्धांत इसी में क्या है, समाहित है, जैसा कि आप जानते हो। क्लियर है? तो टेक्निकली अगर देखा जाए, जो समन्वय जब हम लोग देखते हैं, समन्वय तीन चीजों से बनता है। तो हम लोग अंग्रेजी में बोल सकते हैं समन्वय इज कंसिस्टेड ऑफ 3 कंपोनेंट। फर्स्ट बैलेंसिंग, सेकंड क्या कह सकते हैं, टाइमिंग, और थर्ड इंटीग्रेटिंग। समझ रहे हैं? बैलेंसिंग, टाइमिंग एंड इंटीग्रेटिंग, इन तीनों पर समन्वय काम करता है। तो बैलेंसिंग का मतलब क्या हुआ, मतलब बैलेंसिंग का मतलब हुआ संतुलन। मेरी बात समझ रहे हैं? दूसरा क्या हुआ, मतलब ये टाइमिंग का मतलब क्या हुआ, समयबद्धता, मतलब एक टाइम पर स्टार्ट करना होगा। और इंटीग्रेटिंग का मतलब क्या हुआ, एकीकरण हुआ। तो अगर आपसे कोई पूछता हो संतुलन का मतलब क्या होगा, अगर संतुलन को डिफाइन करना है तो क्या करेंगे, तो संतुलन का अर्थ होता है एक द्वारा दूसरे को सहयोग अथवा प्रति संतुलन प्रदान करने में क्या करना चाहिए, पर्याप्त रूप से उपलब्ध रहना। एक का दूसरे को सहयोग अथवा प्रति संतुलन प्रदान करने के लिए पर्याप्त रूप से उपलब्ध रहना। बैलेंसिंग, जैसे आप देखते हो किसी देखते हो कि जो बहुत सारा सर्कस वगैरह में लोग बड़े से पतला सा रस्सी में सीधे पैदल चल जाते हैं, चलते हुए चले जाते हैं। तो कैसे करते हैं, हाथ में एक बल्ला से या हल्का सा रहता है और उसको पकड़ के निकल जाते। वो क्या करता है, उसको बैलेंस करता है। तो बैलेंसिंग का मतलब क्या हुआ, एक का दूसरे को सहयोग देने के लिए या काउंटर बैलेंस करने के लिए उपलब्ध रहना, इसी को हम बैलेंसिंग कहते हैं। क्लियर है? दूसरा क्या हुआ, मतलब ये टाइमिंग कहते हैं। तो टाइमिंग का मतलब क्या हुआ, टाइमिंग का मतलब हुआ एक ही समय पर विभिन्न गतिविधियों को एक है ना काम करना, ताकि सब एक दूसरे को सहयोग और बल प्रदान कर सके। कभी आप क्रिकेट मैच देखते रहते होगे तो सुनते होगे कि बॉल पर छक्का लगा, बॉल पर चौका लगा, और कभी कभी सुनते हो कि बोल्ड हो गया, आउट हो गया। तो क्या होता होगा, टाइमिंग बहुत मैटर करता है। अगर आपने टाइमिंग ठीक रखा तो जो स्ट्राइक करे तो सीधे मतलब उधर से बॉल आ रहा है और आपका बल्ला, बॉल और बल्ला दोनों की गति अगर बेहतर ढंग से एक दूसरे को सहयोग दे दे तो चौका और छक्का लग जाता है। और दोनों के बीच तालमेल गड़बड़ाया तो बॉल अंदर घुस गया और आप आउट हो जाते हो। सो दिस इज बेसिक पॉइंट। तो समयबद्धता का मतलब एक ही समय पर विभिन्न क्रियाकलापों का, विभिन्न गतिविधियों का काम करना,
ताकि एक दूसरे को ताकत प्रदान कर सके, एक दूसरे को बल प्रदान कर सके। तीसरा क्या होता है? एकीकरण। एकीकरण का अर्थ होता है साझा उद्देश्य में या जो कॉमन उद्देश्य जिसके प्राप्ति के लिए है, विभिन्न हितों का एकीकरण होना चाहिए। साझा उद्देश्य के प्राप्ति में विभिन्न हितों का एकीकरण हो तो फिर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन इससे हो जाता है। विभिन्न इंटरेस्ट एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, सब एकजुट हो गए तो फिर कोऑर्डिनेशन हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब आप समन्वय बोलते हो तो समन्वय में तीनों चीज आ जाते हैं। कौन कौन चीज आ गया? एक रख लो संतुलन, दूसरा कह लो समयबद्धता, और तीसरा क्या हुआ? एकीकरण। तीनों मिलकर आपको क्या करेंगे? कोऑर्डिनेशन बहाल करने में मदद करेंगे। क्लियर है? जैसा कि आप जानते हो कोऑर्डिनेशन संगठन का पहला सिद्धांत हुआ, और जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी में लोग सिद्धांत डेवलप किए, सब लोगों ने कोऑर्डिनेशन को तवज्जो दिया है। समझ, इसलिए कोऑर्डिनेशन का इतना महत्व है क्योंकि सभी सिद्धांतों में वह, सभी सिद्धांतों के सूची में वह समुचित रूप से क्या पाया है? स्थान पाया है। तो समन्वय का अगर आपको, मैंने अभी आपको क्या बतलाया कि समन्वय संगठन का पहला सिद्धांत हुआ, तो उस हिसाब से देखा जाए तो जितने भी सिद्धांत जिसको आप बोल सकते हो, पोस्टकोर का नाम सुना होगा ना? तो पोस्टकोर में 7 कंपोनेंट होते हैं ना, तो हम लोग यहाँ पर 6 को ले लेते हैं। तो 6 जो हुआ, एक को प्लानिंग कर लो, दूसरा को ऑर्गेनाइजिंग कर लो, तीसरा को डायरेक्टिंग कर दो, इसको कर दो रिपोर्टिंग कर दो, बर्स्टिंग कर दो। सब के सब क्या है? कोऑर्डिनेशन से ताल्लुकात रखते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? तो समन्वय बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ। पोको को ले लो, उसमें भी कोऑर्डिनेशन है। तो कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट है। यही कारण है कि जितने विचारक हैं सब लोगों ने समन्वय को तवज्जो दिया है, महत्व दिया है, और अपने सिद्धांतों के सूची में क्या किया है? शामिल किया है। समझ रहे? जैसा कि आप देखोगे कुछ विचारक तो समन्वय के पर अपने तरह से बहुत अच्छा वर्कआउट भी किए हैं। जैसे लूथर गुलिक क्या कहते हैं कि जब भी कार्य विभाजन होता है, नहीं समझ रहे, तब समन्वय आवश्यक हो जाता है। जब भी कभी आप काम बांटेंगे तो समन्वय तो करना ही पड़ेगा। उनका कहना है कि समन्वय जो होता है विभिन्न घटकों के बीच क्या होता है? सामंजस्यपूर्ण संबंध स्थापित करना होता है। सामंजस्यपूर्ण कह सकते हो, अंतर संबद्धता स्थापित करना होता है। उनका कहना है संगठन का आकार और समय यह समन्वय के मार्ग में बहुत बड़ा बाधा है। संगठन का आकार और समय क्या है? समन्वय के मार्ग में बाधा है। वो कहते हैं कि समन्वय अपने आप नहीं आता, बल्कि समन्वय लाया जाता है सघन प्रयास से, व्यवस्थित प्रयास से। और उन्होंने समन्वय प्राप्ति करने के 2 तरीका बतलाया है। पहला संगठन स्थापित करके, और दूसरा विचारों के द्वारा, और विचारों का विकास करके। तो विचारों के द्वारा या संगठन स्थापित करके समन्वय हासिल किया जा सकता है। किसका मानना है? लूथर गुलिक का मानना है। क्या रहेगा? तो लूथर गुलिक क्या बोलते हैं? जब भी कार्य विभाजन होता है समन्वय आवश्यक हो जाता है। उनके अनुसार समन्वय का अर्थ क्या हुआ? विभिन्न क्रियाकलाप, कार्य के विभिन्न भागों का अंतर संबद्धता। समझ, उनका क्या मानना है कि संगठन का आकार और समय समन्वय के मार्ग में क्या है? बड़े बाधा हैं। उनका और भी क्या मानना है कि समन्वय कुछ ऐसा चीज है जो अपने आप डेवलप नहीं होता, बल्कि उसको व्यवस्थित प्रयास के द्वारा लाया जाता है। और समन्वय, उनके विचार में समन्वय प्राप्ति के 2 तकनीक हो सकते हैं, विचार हो सकते हैं। पहला एक संगठन और दूसरा विचार के विचारों द्वारा समन्वय आ सकता है। उसी प्रकार मैरी पार्कर फॉलेट को भी ले लो, उसने भी कोऑर्डिनेशन पर वर्कआउट किया है। उसने तो प्रबंध को, इस समन्वय को प्रबंध का हृदय कह दिया। उनका मानना है कि समन्वय का मतलब क्या हुआ? विभिन्न भागों के बीच सामंजस्यपूर्ण मतलब संबंध स्थापित करना। हमारे सामंजस्यपूर्ण व्यवस्था स्थापित करना। उन्होंने समन्वय के 4 आयाम बतलाए हैं। एक हुआ पारस्परिक समन्वय या व्युत्क्रम समन्वय, जैसा पति और पत्नी के बीच में, या फिर आप देखते 2 दोस्तों के बीच में होता है, इसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन एज रेसिप्रोकल प्रोसेस, पारस्परिक प्रक्रिया के रूप में। मतलब समझ रहे आप, एक दूसरा जैसा जरूरत है, जैसे डीजल पेट्रोल और गाड़ी के बीच समन्वय, ये क्या हुआ? पारस्परिक हुआ। दूसरा क्या होता है? प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा समन्वय, A to B या B to C, या प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा हुआ।
तीसरा क्या होता है, मतलब कह सकते हैं प्रारंभिक चरणों में समन्वय। तो प्रारंभिक चरणों में समन्वय का मतलब क्या हुआ, जो नियोजन हम लोग करते हैं, योजना बनाते हैं, इसलिए बनाते ही है कि हम तालमेल स्थापित कर सके। और चौथा, समन्वय एक निरंतर प्रक्रिया के रूप में शरीर में आप देखते हो समन्वय हमेशा होता रहता है। इधर शरीर काम कर रहा है, इधर समन्वय बना हुआ है। समन्वय खराब गड़बड़ाता तभी आदमी बीमार पड़ जाता है। क्लियर है? तो फिर उसको दवा लेनी पड़ती है, दिस डाइट। क्लियर है? उसी प्रकार थॉमसन महोदय ने भी समन्वय पर बहुत ज्यादा वर्कआउट किया है और उनका मानना है कि समन्वय 3 प्रकार का हो सकता है। एक को उन्होंने बोला पूल्ड कोऑर्डिनेशन, दूसरा को उन्होंने बोला सीक्वेंशियल कोऑर्डिनेशन और तीसरा को उन्होंने बोला रेसिप्रोकल कोऑर्डिनेशन। पहला कौन हो गया? पूल्ड, दूसरा कौन हो गया? सीक्वेंशियल और तीसरा कौन हो गया? रेसिप्रोकल। पूल्ड कोऑर्डिनेशन, सीक्वेंशियल कोऑर्डिनेशन एंड रेसिप्रोकल कोऑर्डिनेशन, तो 3 प्रकार का उन्होंने बताया। तो पूल्ड का मतलब क्या हुआ? पूल्ड का मतलब हुआ जैसे आप देखो इस तरह से विभिन्न घटकों को जोड़कर जो समन्वय होगा इसको हम पूल्ड कोऑर्डिनेशन कहेंगे। सीक्वेंशियल का मतलब हुआ A to B, B to C, C to D, ये क्या हो गया? सीक्वेंशियल हो गया। और रेसिप्रोकल का मतलब हुआ A to B एंड B to A, ये रेसिप्रोकल हुआ। तो इस प्रकार समन्वय 3 प्रकार का हो सकता है। किनके विचार में? ये हो सकता है आपका मतलब कह सकते हो थॉमसन के विचार में। बर्नार्ड भी देखा होगा आपने, समन्वय पर बहुत ज्यादा वर्क किया है। उन्होंने कार्यपालक के 3 कार्य बतलाए है, उसमें समन्वय को शामिल किया है कि पहला प्रबंधक का काम क्या है? पहला कार्यपालक काम है संगठन का लक्ष्य निर्धारित करना, दूसरा तालमेल बैठाना, समझ रहे हैं, और तीसरा मतलब देखना कि प्रत्येक अपने हिस्से का काम बेहतर ढंग से सुनिश्चित करे, और तीसरा संचार स्थापित करना। क्लियर है? तो 3 पॉइंट हो गया। तभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं जितने विचारक समन्वय में है सब समन्वय को बहुत ज्यादा तवज्जो दिया है। क्लियर है? समन्वय कितने प्रकार का हो सकता है? तो समन्वय के 3 प्रकार हो सकते हैं। कौन कौन हो सकते हैं? मतलब पहला आप कह सकते हो कि आंतरिक समन्वय और बाह्य समन्वय। तो आंतरिक समन्वय किसको कहते हैं? संगठन के अंदर के विभिन्न घटकों के बीच जो समन्वय होगा उसको आंतरिक समन्वय कहेंगे, समझ रहे हैं, जिसको कार्यात्मक समन्वय भी कहते हैं। और 2 संगठनों के बीच जो समन्वय होगा उसको बाह्य समन्वय कहेंगे, उसे संरचनात्मक समन्वय भी कहेंगे। संगठन के अंदर विभिन्न घटकों के बीच समन्वय आंतरिक समन्वय, और 2 संगठनों के बीच समन्वय बाह्य समन्वय कहलाएगा। आंतरिक समन्वय को हम कार्यात्मक समन्वय कहते हैं और बाह्य समन्वय को हम क्या कहते हैं? संरचनात्मक समन्वय भी कहते हैं। उसी प्रकार आप कह सकते हो समस्तरीय समन्वय और ऊर्ध्वाधर समन्वय। अगर 2 पद एक ही कर्मचारियों के बीच या 2 संगठनों के बीच समन्वय होता है तो उसको हम समस्तरीय कहेंगे, और 2 भिन्न पद स्तरों के बीच समन्वय होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? ऊर्ध्वाधर कहेंगे। SP और DSP के बीच क्या कहलाएगा? ऊर्ध्वाधर कहलाएगा। 2 मुख्यमंत्रियों के बीच क्या कहलाएगा? समस्तरीय कहलाएगा। फिर तीसरा होता है विषयगत समन्वय और परवधिक समन्वय। यह वर्गीकरण साइमन द्वारा दिया गया है। विषयगत और क्या हुआ? विषयगत बतलाया और दूसरा बतलाया आपका परवधिक बतलाया। मतलब कार्य हुआ विषय से संबंधित और कार्यविधि हुआ विषय परवधिक हुआ। यानी 2 कार्यों के बीच जो समन्वय होगा और विषयगत समन्वय, और 2 कार्य विधियों के बीच जो समन्वय होगा वह क्या कहते हैं? परवधिक समन्वय होगा। क्लियर है? जैसे जनरली देखते होंगे कि जो ऊपर शीर्ष पे जो बैठे लोग होते हैं, प्रबंधक प्रशासक होते हैं, वो लोग क्या करते हैं? वो लोग कहते हैं, वो कह सकते हैं कि वो विषयगत समन्वय करते हैं, और जो नीचे जो पद पर काम करते हैं, फॉरमैन हुआ, सुपरवाइजर हुआ, ये लोग क्या करते हैं? परवधिक समन्वय स्थापित करते हैं। इंजीनियर क्या करता है? विषयगत समन्वय करता है, और ऑपरेटर, मैकेनिक, ये सब क्या करते हैं? फॉरमैन, ये सब परवधिक समन्वय स्थापित करते हैं। क्लियर है? देयर इज नो कंफ्यूजन। जैसे कि आपको मैंने बताया समन्वय बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। समन्वय पर पूरा संगठन चलता है। समन्वय अगर गड़बड़ा गया तो संगठन वांछित परिणाम नहीं दे पाएंगे,
ठीक उसी प्रकार जैसे आपके तौर तरीके में सब चीज ठीक है लेकिन तालमेल नहीं है तो फिर सब बेकार हो गया। आपके कार्य व्यवहार में तालमेल बहुत आवश्यक है, उसी प्रकार प्रशासन में कार्य व्यवहार में समन्वय बहुत आवश्यक है। अब हम लोग देखते हैं समन्वय कितने प्रकार का, तकनीक क्या होता है। तो समन्वय के तकनीक, टेक्निक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। समन्वय के तकनीकों को आप दो वर्गों में बांट सकते हैं। पहला क्या हो सकता है बताइए, समन्वय का जो पहला तकनीक हुआ वो प्लानिंग होता है। समझ रहे हैं, प्लानिंग का मतलब क्या हुआ, नियोजन। यानी योजना हम क्यों बनाते हैं, तालमेल बैठाने के लिए करते हैं। मतलब योजना, अगर आप योजना के साथ चलिएगा, योजना बनाकर काम कीजिएगा तो आपके वांछित लक्ष्य सरलता से प्राप्त हो जाएंगे। अगर आप बगैर प्लानिंग काम करेंगे तो निश्चित रूप से मुंह के बल गिरेंगे। दूसरा तकनीक है संस्थागत माध्यम, जिसमें कह सकते हो बैठक हुआ, सम्मेलन हुआ, अंतर विभागीय समिति हुआ, ये सब क्या करते हैं, संस्थागत माध्यम है जो तालमेल बैठाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। तीसरा होता है मानकीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन, जिसमें कार्य और कार्यविधि का मानक निर्धारित कर दिया जाता है। यह भी तालमेल बैठाने में मदद करता है। फिर कह सकते हो केंद्रीकृत गृह पालन सेवाएं, मतलब कहते हैं सेंट्रलाइज्ड हाउसकीपिंग एक्टिविटी, जैसे भंडारण हुआ, विपणन हुआ, व्यापार हुआ, समझ रहे, विज्ञापन हुआ, ये सब जितना चीज अगर एक जगह एक साथ होता है तो तालमेल बना रहता है और सब अपनी डफली अपने आराम करने लगते हैं तो खर्च भी ज्यादा होता है और वांछित परिणाम भी नहीं प्राप्त होते। फिर क्या कहोगे, संचार, यह भी कोऑर्डिनेशन का बहुत इम्पोर्टेंट, कहते हैं जब बात करोगे तब ना बात बनेगा, जब बात ही नहीं करेंगे तो बात बनेगा कैसे। तो कोऑर्डिनेशन जो है बहुत इम्पोर्टेंट तरीका है। फिर कह सकते हो पद सोपान, आदेश की एकता जैसे प्रशासन के सिद्धांत, ये भी कह सकते हो समन्वय स्थापित करने में बहुत कारगर होते हैं। इसके बाद कह सकते हो परामर्श, संदर्भ, समाशोधन जैसे कार्यात्मक माध्यम, हर ऑर्गेनाइजेशन में रेफरेंस होता है, एडवाइस दिया जाता है, कंसल्टेशन किया जाता है। ये सब तरीका तकनीक जो होते हैं ये भी क्या करते हैं, तालमेल बैठाने में, कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। क्लियर है। तभी आपको मैंने औपचारिक तरीके बतलाया, जिसमें कौन कौन तरीका बतलाया, जिसमें तरीका बतलाया नियोजन, फिर संस्थागत माध्यम, फिर मानकीकरण, फिर गृह पालन सेवाएं, फिर कहा प्रशासन के सिद्धांत इत्यादि। ये सब क्या है, तालमेल बैठाने में, समन्वय स्थापित करने में सहयोग देते हैं। लेकिन कई दफा औपचारिक साधन पर्याप्त सिद्ध नहीं होते हैं तो हमें किस चीज का इस्तेमाल करना पड़ता है, अनौपचारिक साधन का इस्तेमाल करना पड़ता है जो उसके पूरक के रूप में इस्तेमाल होते हैं। क्लियर है। तो पूरक के रूप में जो समन्वय, क्या उनका काम क्या होता है बता सकते हैं आप, उसमें कौन कौन टेक्निक होते हैं। तो उसमें होता है भावनात्मक अपील हो गया, फिर अनौपचारिक बैठक हो गया, व्यक्तिगत संपर्क हो गया, सामूहिक भोज होता है, दबाव समूह हुआ, राजनीतिक दल हुआ। ये सब तरीका होता है इस्तेमाल किसके लिए, अनौपचारिक समन्वय के बहाल के लिए। अगर समन्वय औपचारिक तरीका से नहीं बहाल हो रहा तो अनौपचारिक तरीका से, यानी मोटा मोटी अगर हम अभी हाल ही में कल ही में देख रहा था लॉकडाउन के संदर्भ में सहारनपुर का केस था कि सहारनपुर में जो बिहार के मजदूर थे काफी हंगामा कर रहे थे, सरकार या प्रशासनिक अधिकारी समझा समझा के थक गए, वो मान ही नहीं रहे थे। तो वहाँ का जो डीआईजी था, कोई मिस्टर अग्रवाल थे, वे अपना मोर्चा संभाला और लोगों को इमोशनली सही किया, अपील किया कि आप क्यों बिहार का नाम बदनाम कर रहे हो, हम भी बिहार के, बिहार का कुछ ऐसा मत कीजिए जिससे कि बिहार का नाम बदनाम हो। तो लोग देखे, उसकी बातों को तुरंत सुन लिए, समझ लिए। तो भावनात्मक अपील जो होता है ना, कई दफा अच्छा काम कर जाता है। तो भावनात्मक अपील हुआ, व्यक्तिगत संपर्क हुआ, कई दफा ऑफिस में जाते हो मतलब किसी काम के लिए, वो काम नहीं हो पाता है तो कहा जाता है कि आप पर्सनली मिलिए ना। समझ रहे हैं, पर्सनल मिलने से क्या होता है, पद संबंधी जटिलता नहीं रहती है और काम आसानी से हो जाता है। फिर देखते हुए हमेशा ऑफिस में पार्टी, कॉकटेल पार्टी, तो ये पार्टी, फलना फलना पार्टी चलते रहता है ताकि कर्मचारियों के बीच तालमेल बना रहे। दबाव समूह, ये भी तालमेल बैठाने में मदद करता है और राजनीतिक दल, ये भी दबाव समूह के भांति काम करते हैं और समन्वय स्थापित करने में
सहयोग देते हैं। लेकिन ये सब क्या हुए, अनौपचारिक हुए। लेकिन औपचारिक अनौपचारिक में क्या हुआ, दोनों एक दूसरे के पूरक है, दोनों एक दूसरे का पूरक नहीं है। अनौपचारिक पूरक हुआ किसका, औपचारिक का। जब औपचारिक तकनीक काम नहीं कर पाता है तो फिर अनौपचारिक तरीकों के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, उसे प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। क्लियर है, देयर इज नो कंफ्यूजन, समझ में आ गया आपको। तो अनौपचारिक तकनीक उसी संदर्भ में इस्तेमाल होता है। अब हम लोग देखते हैं कि समन्वय जो है संगठन में बहुत काम का है। जैसा कि हमने थोड़ा देर पहले बतलाया कि समन्वय जो है संगठन का पहला सिद्धांत है। यह संगठन में तालमेल सुनिश्चित करता है। यह विवाद, संघर्ष, अतिराव, अव्यवस्था इत्यादि को दूर करता है। वहीं दूसरे और ये क्या करता है, वहीं दूसरे एरिया जो हो आपका दलीय भावना बढ़ाता है, दक्षता बढ़ाता है, निष्पादन बढ़ाता है, लक्ष्य प्राप्ति सुनिश्चित करता है। तो इसका जो है डायमेंशन हुआ, नेगेटिव एंड पॉजिटिव हुआ, प्रिवेंटिव एंड पॉजिटिव दोनों हुआ। एक तरफ यह क्या करता है, एक तरफ यह साम्राज्य निर्माण की प्रवृत्ति को रोकता है, अव्यवस्था को रोकता है, समझ रहे हैं, विवादों को दूर करता है, समझ रहे हैं, मतलब साधन को जरूरत से ज्यादा अपने आप को महत्वपूर्ण समझने की प्रवृत्ति को रोकता है। और वहीं दूसरी तरफ क्या करता है, यह मितव्ययता लाता है, दक्षता बढ़ाता है, दलीय भावना बढ़ाता है, समझ रहे हैं, और फिर निष्पादन की मात्रा और गुणवत्ता दोनों को प्रभावित करता है। तो इसलिए आप देखते हो कि समन्वय का संगठन में होना बहुत ही वाजिब है, बहुत ही आवश्यक है। अगर समन्वय नहीं होगा तो निश्चित रूप से संगठन में काम करने में बड़ी दिक्कत होगी। ताल में देख रहे हो, कोरोना में, अभी लॉकडाउन में देख रहे होगे, प्रवासी मजदूर का जो हालत है, उसके हालत बदहाल का अगर कोई कारण पूछे, एक कारण, तो मैं बोलूंगा समन्वय का अभाव। क्योंकि समन्वय है ही नहीं। केंद्र सरकार क्या कर रही है, राज्य सरकार को पता नहीं, राज्य सरकार क्या कर रही है, जनता को पता नहीं, जनता क्या सोच रही है, सरकार को पता नहीं, सरकार के दिमाग में क्या है, जनता को पता नहीं। तो ये सब इतना दिक्कत है जिसके वजह से डेली कुछ ना कुछ विसंगतियां देखने को मिलता है। ये कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा तो फिर बहुत आगे दिक्कत बढ़ सकता है। इसलिए वी रिक्वायर टू मेंटेन कोऑर्डिनेशन एट एनी कॉस्ट। होता है कि नहीं होता है? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। चलिए, तो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि फिर कोऑर्डिनेशन के तकनीक भी देख लिया, कोऑर्डिनेशन का प्रकार भी देख लिया, कोऑर्डिनेशन का महत्व भी देख लिया, लेकिन कोऑर्डिनेशन इतना आसान है नहीं। कोऑर्डिनेशन के मार्ग में बहुत बाधा है। कई दफा आप देखते हो कि इच्छा शक्ति का अभाव होता है, संगठन का बड़ा आकार होता है, हमारे संगठन का विशाल भौगोलिक विन्यास हुआ, फिर संचार के साधन का अभाव हुआ, हमारे फिर नेता जो है जिनको नेतृत्व करना चाहिए उनमें विजन नहीं है, उनमें ऐसा दृष्टिकोण नहीं, उपागम नहीं है, मतलब सोच नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा वजह हो सकता है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, जो कार्य है, लक्ष्य है, उद्देश्य ये स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है, इससे भी दिक्कत हो सकता है, तालमेल गड़बड़ा सकता है। तो समन्वय का संगठन में जहाँ एक और बहुत महत्व है, वहीं दूसरे और क्या देखते हैं, इसके मार्ग में चुनौती ही चुनौती है, बहुत सारे बाधा है, बहुत सारा क्या है, कह सकते हो तक कठिनाइयां। तो कठिनाइयां में क्या क्या हुआ, जैसे सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, भविष्य संबंधी अनिश्चितता। भविष्य में क्या होगा कोई नहीं जानता सर, क्योंकि लॉन्ग रन वी आर ऑल डेड, भविष्य में हम सभी मरे हुए हैं, समझ रहे हैं। तो इसलिए भविष्य संबंधी अनिश्चितता भी जो है वह समन्वय बहाल करने में क्या करता है, मदद करता है, मतलब सहयोग देता है। फिर कह सकते हो नेताओं में अनुभव, ज्ञान, बुद्धि, चरित्र इत्यादि का अभाव रहता है, जो विजनरी हो, जो आगे की परिस्थिति को देख सके, वगैरह वगैरह। फिर प्रशासनिक कौशल और तकनीक का अभाव, जो समन्वय बहाल करने के लिए आवश्यक है वो तकनीक नहीं है, वो कौशल नहीं है। फिर देखते हो कि मनुष्य का व्यवहार जो होता है ना, मनुष्य के बारे में जितनी जानकारी आप बोल दे लो वो सब एक लेवल के बाद अपर्याप्त हो जाता है। तो मानवीय व्यवहार के बारे में कि जानकारी के बारे में अपर्याप्तता, और दूसरा कह सकते हो कि निर्णय को या समन्वय को प्रभावित करने वाले घटकों की अधिकता। तो संगठन में इतने ज्यादा वेरिएबल्स रहते हैं, इतने ज्यादा घटक रहते हैं जो समन्वय को प्रभावित करते रहते हैं,
समझ रहे। इसके अलावा कर सकते हो नए विचार विकसित करने, अपनाने इत्यादि के उपयुक्त विधि का अभाव। संगठन में आप देखोगे कि बड़ा पुराना खिसा पिटा माहौल होता है। कोई कर्मचारी बेहतर करना चाहे भी तो ऑर्गेनाइजेशन उसको सपोर्ट नहीं करती। नतीजा क्या था, वो डिसहार्टेड रहता है और काम सब छोड़ देता है। तो उस परिस्थिति में समन्वय बहाल करने के लिए क्या तकनीक होना चाहिए? उस परिस्थिति में समन्वय बहाल करने के लिए आपको समझ रहे मतलब इच्छा शक्ति होना चाहिए, समझ रहे, तकनीक होनी चाहिए, व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए। तो उस संदर्भ में हम लोग देखते हैं क्या क्या तरीका हो सकता है जिसके द्वारा हम समन्वय को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो ऐसा कहते सत्ता और उत्तरदायित्व जो होता है ना, इसको आप स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। सत्ता और उत्तरदायित्व अगर स्पष्ट रूप से परिभाषित रहेगा तो फिर क्या होगा, तालमेल बना रहेगा। दूसरा, प्रभावी संचार की स्थापना की जाए। समझ रहे। तीसरा क्या जाए, समझ रहे हैं कि नेतृत्व इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाए और तालमेल बैठाए और दल के रूप में काम करने के लिए क्या करे, प्रेरित करे। इसके लिए और क्या कर सकते हो बतलाया जाए, और कर सकते हो नियंत्रण और संतुलन व्यवस्था बनाई जाए, चेक एंड बैलेंस रखा जाए। सब एक दूसरे को नजर रखे, एक दूसरे पर नियंत्रण रखे, जैसा जरूरत हो वैसा कंट्रोल करे। इससे क्या होगा, एक ऑर्गेनाइजेशन में तालमेल बना रहेगा और लक्ष्य प्राप्ति सुनिश्चित हो जाएगी। तो इस प्रकार आप देखते हो कि संगठन में समन्वय बहुत आवश्यक है और इसके मार्ग में बाधा भी बहुत है, चुनौती भी बहुत है। आए दिन आप देखते हो समन्वय का अभाव है, तभी ना इतने खराब दुष्परिणाम या भारी भारी दिक्कतें होते रहती। तालमेल नहीं है, समन्वय नहीं है, समझ रहे हैं। तो दिस इज बेसिक पॉइंट। तो लेकिन यहाँ पर एक चीज और देखना कि आप समन्वय के बारे में जो अच्छे उपाय हैं उसको तो बेहतर ढंग से करें, लक्ष्य और उद्देश्य को स्थापित करें, तो परिभाषित करें, समझ रहे हैं। उसके बाद आप कह सकते हो चेक एंड बैलेंस बनाए, संचार की स्थापना करें, नेतृत्व को इनकरेज करे जो इस तरह के काम को आगे बढ़ा सके, समझ रहे। इसके अलावा और क्या कर सकते हो, इसके अलावा आप कह सकते हो कि मतलब नेतृत्व इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, वो पर्सनली इंटरेस्ट ले, समिति बनाया जाए, संगठन बनाया जाए जो कोऑर्डिनेशन बहाल करने में मदद करे। ये सब तरीका हो सकते हैं जिससे आप संगठन में कोऑर्डिनेशन बहाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज और भी गौरतलब है कि एक प्रबंध के विचारक है जिनका नाम है क्लीवलैंड। क्लीवलैंड जो है ये थोड़ा सा अलग राग लगता है। क्लीवलैंड इन्होंने थोड़ा अलग राग उनका मानना है कि संगठन में समन्वय पूरा हो ही कोई आवश्यक नहीं, क्योंकि समन्वय अगर पूरा हो जाएगा ना तो फिर प्रतिस्पर्धा का अभाव हो जाएगा, फिर संगठन में आगे बढ़ने की प्रवृत्ति रुक जाएगी। इसलिए संगठन में थोड़ा तनाव होना जरूरी है ताकि एक हेल्दी एटमॉस्फेयर डेवलप हो सके। इसलिए उन्होंने टेंशन थ्योरी डेवलप किया, तनाव सिद्धांत विकसित किया। और उनका मानना है कि संगठन में समझ रहे ना थोड़ा सा तालमेल का अभाव होना चाहिए ताकि प्रतिस्पर्धा और विकास को राह मिल सके। क्लियर। तो ये टॉपिक मैंने भी आपको पढ़ा रहे थे। आज की तारीख में अगर आपसे कोई पूछे कोऑर्डिनेशन का महत्व क्या है तो क्या बोलोगे? आज कोऑर्डिनेशन का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है और आज मतलब देयर इज नो, कह सकते हो कि कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि आप समन्वय को छोड़ दे, आपके पास कोई विकल्प नहीं है। आज कोऑर्डिनेशन का महत्व असाधारण है, असीमित है और लगातार बढ़ते जा रहा है। जैसे ऐसे जटिलता बढ़ते जा रही है, आकार बढ़ता जा रहा है, स्वरूप बदलते जा रहे हैं, वैसे वैसे क्या है समन्वय की आवश्यकता, समन्वय का स्वरूप वो भी बदलाव ले रहा है। तो इस क्वेश्चन को आप नोट के रूप में लिखिएगा, समन्वय पर तो देख के लिख लाइएगा। अगर कोई दिक्कत होगा तो मेरे से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं फिर इसको रिपीट कर दूं। आज हम लोगों ने टॉपिक पढ़ाया समन्वय। समन्वय को मैंने सबसे पहले डिफरेंशिएट किया, समन्वय और सहयोग में क्या फर्क है। फिर मैंने बताया समन्वय संगठन का पहला सिद्धांत है, जैसा मुन्ने का कहना है। जितने प्रशासनिक विचारक रहे सभी समन्वय को उन्होंने प्रमुखता से जगह दिया अपने सिद्धांत सूची में। समझ रहे, मुन्ने तो यहाँ तक कहा कि संगठन का पहला सिद्धांत है और बाकी सभी सिद्धांत क्या है उसी में समाहित है। इसके अलावा आप देखते हो
कि समन्वय जो होता है तकनीकी अर्थों में सहयोग, फिर कह सकते हैं समयबद्धता और समकालिकता, तीनों के एकीकरण, संतुलन और समयबद्धता तीनों के तकनीकी घटकों के योग से बनता है। समझ रहे? और फिर मैंने बताया समन्वय के कई रूप हैं: आंतरिक समन्वय, बाह्य समन्वय, ऊर्ध्वाधर समन्वय, समस्तरीय समन्वय, फिर आप कह सकते हो विषयगत समन्वय और परिविधिक समन्वय। फिर मैंने बताया समन्वय के बहुत सारा तकनीक बतलाया, तकनीक में मैंने नियोजन बतलाया, फिर मानकीकरण बतलाया, इसके अलावा कुछ अनौपचारिक तकनीकें बतलाया, जैसे भावनात्मक अपील हुआ, नेतृत्व हुआ, वगैरह वगैरह। समझ, दोनों इस्तेमाल होते हैं संगठन में और उसी के माध्यम से समन्वय सुनिश्चित किया जाता है। क्लियर है? फिर मैंने बताया कि समन्वय तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसके मार्ग में बाधाएं बहुत है। तो मैंने इसके मार्ग में बाधा बतलाया कि मनुष्य का ज्ञान कभी भी पूरा नहीं होता, हमेशा अपर्याप्त रहता है। फिर कह सकते हो संगठन में घटकों की संख्या अधिक होती है कि उनको मैनेज करना, परिभाषित करना मुश्किल होता है। फिर आप कह सकते हो कि नेतृत्व का अभाव होता है, संगठन का आकार बढ़ रहा है, विशाल होते जा रहा है, उस हिसाब से मतलब समन्वय बाधित हो जाता है। लेकिन समन्वय संगठन में आवश्यक है, अपरिहार्य, इसलिए इसके लिए कुछ तरीका अपनाया जाना चाहिए, जिसका मैंने बोला लक्ष्य और उद्देश्य परिभाषित हो, संगठन में चेक एंड बैलेंस हो, संचार की स्थापना हो, वगैरह वगैरह। क्लियर है? देयर इज नो कंफ्यूजन। लेकिन एक विचारक है जो समन्वय के विषय में अलग राय रखते हैं, उनका कहना है कि समन्वय पूरा का पूरा हो यह आवश्यक नहीं है, इसमें लोगों की प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता घट जाती है। समझ रहे? इसलिए थोड़ा समन्वय का अभाव होना जरूरी है, इसलिए उन्होंने टेंशन थ्योरी दिया। समझ रहे? अंत में आप ये प्रूव कर सकते हो कि आज के तारीख में समन्वय का महत्व निरंतर बढ़ता जा रहा है। आज जैसे जैसे लाइफ परिवर्तित हो रहा है, उस हिसाब से समन्वय की आवश्यकता और अपरिहार्यता दोनों बहुत बढ़ रहा है। ठीक है देन, इस पर आप नोट के रूप में लिख के लाइएगा। अगर कोई दिक्कत होगा तो मेरे को